नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप लोगों के अपने चैनल CSC वर्ल्ड के अंदर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे। आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तबीयत भी अच्छी होगी। मेरी बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप लोगों को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जैनिज़्म के ऊपर, और जैनिज़्म के ऊपर आप लोगों को पता है कि हम लोग 4 पार्ट के आसपास अपने जैनिज़्म के भाग को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ये कहानी को कहाँ से शुरू किया था, तो हमने इस कहानी को महावीर स्वामी जी के जन्म से शुरू किया था, और हमने उनके जन्म से इस कहानी को शुरू कर कर हमने उनके इस कहानी को मृत्यु तक लेके गए, और मृत्यु तक ले जाने के बाद हमने देखा कि किस तरह वो अपने शिष्य बनाते हैं, किस तरह उनके शिष्य बनते हैं, और किस तरह वो संघ में ज्वाइन होते हैं, और संघ के कुछ रूल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को मैंने जाहिर सी बात मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि बुद्धिज्म के अंदर जो विचार हैं, उन विचारों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। जो जैनिज्म, माफ कीजिएगा मैंने बुद्धिज्म बोला, जो जैनिज्म है वो जैनिज्म देखिए बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है ना, जो जैनिज्म है वो एक अहिंसा का धर्म है, जिसके अंदर नॉन वायलेंस की बड़ी एक अच्छी मिसाल दी जाती है। और नॉन वायलेंस का धर्म किसको कहा जाता है जी, तो वो जैनिज्म को कहा जाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बातें की, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि देखिए आप लोग प्लीज़ अगर इस वीडियो को डायरेक्टली देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देखेंगे ना, तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको चीज़ों को समझना है ना, अगर आपको सही वे में चीज़ों को समझना है, तो आप लोग पिछली वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर जब आप पिछली वीडियो को देखेंगे ना, तो आपका बेस तैयार होता जाएगा और आगे की तरफ आप मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ तक हमने अपना कंप्लीट किया था, वहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हम अपने आगे के फॉर्मेट की तरफ मूव कर रहे हैं। आगे की फॉर्मेट की तरफ मूव करते हुए अब हम क्या देखेंगे, अब हम बुद्ध जो महावीर स्वामी जी हैं ना, उनके ओरिजिनल विचारों को जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनके ओरिजिनल विचार है ना, वो कहाँ लिखे हुए हैं, वो किस जगह पे लिखे हुए हैं। बेसिकली अब इस भाग के अंदर हम लोग उन किताबों की बात करेंगे, उनके कुछ संघा के प्रेसिडेंटों की बात करेंगे, और अध्यक्षों की बात करने के साथ हम लोग आगे बढ़कर अपने इस सफर को तय करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सफर को, जो है हमारा सफर है। एक इम्पोर्टेंट मैं चीज और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक टेक्निकल टर्म को डिस्कशन किया था। किसको डिस्कशन किया था? ये डिस्कशन किया था मैंने आप लोगों से एक टेक्निकल टर्म को। टेक्निकल टर्म क्या था मेरा? मेरा टेक्निकल टर्म क्या था? मैंने आप लोगों को एक जगह पे जैनिज्म लिखाया था, एक जगह पे बुद्धिज्म, और एक जगह पे वैदिक लिखवाया था। मैं इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा था, तो मैं इसके अंदर आप लोगों को बताना चाहता था कि जो जैनिज्म है ना, वो जैनिज्म कर्म में विश्वास करता है। ठीक है, जो जैनिज्म है वो कर्म में विश्वास करता है, और जो बुद्धिज्म है ना, जो बुद्धिज्म है वो भी कर्म में विश्वास करता है, और वैदिक भी कर्म में विश्वास करते हैं। लेकिन जब बात होती है भगवान की, जब बात होती है परमात्मा की, जब बात होती है गॉड की, तो जो जैनिज्म है ना, उसका भी विचार सेम बुद्धिज्म की तरह है। बुद्धिज्म में क्या विचार दिया महात्मा बुद्ध ने? ना तो उन्होंने बुद्धिज्म में ना तो उन्होंने भगवान को एक्सेप्ट किया, और ना ही उनको रिजेक्ट किया। ठीक है, ना ही एक्सेप्ट किया और ना ही रिजेक्ट किया। यही सेम विचार बुद्धिज्म में भी मिलता है, यही सेम विचार बुद्धिज्म में भी मिलता है। ना उन्होंने एक्सेप्ट किया और ना उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, ना उन्होंने हाँ बोला ना उन्होंने ना बोला, वो साइलेंट मोड में पड़े रहे। उसके बाद अगर बात होती है, अगर हम लोग बात करते सुपरमेसी ऑफ वेदा की, सॉरी वैदिक वाले में भगवान को माना, वैदिक वाले में भगवान को माना। ठीक है, अगर हम लोग बात करते सुपरमेसी ऑफ वेदा की, तो सुपरमेसी ऑफ वेदा में हम लोग क्या देखते हैं कि वेदा को सर्वोच्च माना गया कि नहीं माना गया। तो जैनिज्म के अंदर तो वेदा को सर्वोच्च नहीं माना गया, वैसे ही बुद्धिज्म में भी वेद को सर्वोच्च नहीं माना गया। लेकिन वैदिक धर्म में क्या था? वैदिक धर्म में वेद को सर्वोच्च माना जाता था। ठीक है, और उसके बाद जो रीबर्थ वाली पॉलिसी थी ना, जो रीबर्थ वाली पॉलिसी थी, रीबर्थ वाली पॉलिसी में जैनिज्म भी विश्वास करते थे, बुद्धिज्म भी जैनिज्म विश्वास करते थे रीबर्थ वाली पॉलिसी में, लेकिन बुद्धिज्म रीबर्थ वाली पॉलिसी में विश्वास नहीं करते थे। बुद्धिज्म रीबर्थ वाली पॉलिसी में विश्वास नहीं करते थे, और वैदिक जो है वो रीबर्थ वाली पॉलिसी में विश्वास करता था। तो देखिए ये टेक्निकल टर्म मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताई थी, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को वो रिमाइंडर कराया है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर, मेन चैप्टर के ऊपर। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महात्मा महावीर जी के विचारों को, कि उनके विचार के बारे में हमको कहाँ से पता लगता है। तो जो वर्धमान स्वामी है ना,
जो वर्धमान जी है ना, महावीर स्वामी जो वर्धमान जी है ना, इनके ओरिजिनल 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 जो विचार है ना, ओरिजिनल विचार, ओरिजिनल थॉट जो है, इनके जो ओरिजिनल थॉट है ना, हमको इनकी जानकारी पता है कहाँ से मिलती है? हमको इनकी जानकारी 14 पूर्व साहित्य लिटरेचर से मिलती है, जिसको हम लोग साहित्य बोल देते हैं। तो इसकी जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है जी? तो इसकी जानकारी हमको मिलती है 14 पूर्व पूर्व देखिए, धर्म का मामला है, जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ये धर्म का मामला है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी जो मुझसे थोड़ी सी टेक्निकल गलती हो जाए या मैं उसको गलत बोल दूं, तो प्लीज़ आप लोग उसको दिल पे मत लगाइएगा, बल्कि उसको मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं अभी आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, इसमें अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो प्लीज़ आप लोग उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, ठीक है? पूर्व 14 पूर्व साहित्य मतलब लिटरेचर लिटरेचर लिटरेचर, ठीक है जी। 14 पूर्व लिटरेचर से 14 पूर्व जो लिटरेचर है ना जी, जो 14 पूर्व लिटरेचर है, उससे हमको क्या बेसिकली पता लगता है? उससे हमको वो महात्मा वीर के महात्मा महावीर जी के ओरिजिनल विचारों के बारे में पता लगता है। कहाँ से? 14 पूर्व साहित्य से। ये जो 14 पूर्व साहित्य है ना, ये जो 14 जो पूर्व लिटरेचर हैं, ये ओरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है जी? ओरल फॉर्म में। इनका कोई लिखित एविडेंस नहीं है, ये ओरल फॉर्म में है, ये ओरल फॉर्म में है। तो अब इसमें हमको क्या पता लगता है? इस 14 पूर्व साहित्य के अंदर हमको बेसिकली ये पता लगता है कि ये 14 पूर्व साहित्य में जो चीज लिखी हुई थी वो महावीर स्वामी जी के थॉट थे, महावीर स्वामी जी के विचार थे, और इन्हीं विचारों को उनके शिष्यों के द्वारा फॉलो किया जाता था, उनके शिष्यों के द्वारा समझा जाता था, उस पर चला जाता था। लेकिन वो जो विचार थे ना, वो लिखित भाषा, वो मतलब बोलने वाली भाषा में थे, वो लिखित में नहीं थे, वो ओरल फॉर्म में थे, ओरल फॉर्म में, नॉट लिखित। लिखित मतलब रिटर्न फॉर्म में नहीं थे, ओरल फॉर्म में थे, ठीक है जी। उसके बाद महावीर जी ने क्या किया? महावीर जी ने संघा का फॉर्मेशन किया था। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी ना, संघा का फॉर्मेशन किया था। तो जब इनकी डेथ हो जाती है, जब ये डाइड हो जाते हैं, जब ये डाई हो जाते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद की कहानी हमारी ये निकल के सामने आती है कि जब जब इनकी 468 में जब इनकी डेथ हो जाती है, 468 में जब इनकी डेथ हो जाती है ना, तो इनके डेथ होने के बाद जो इनके संघा है ना, उस संघा को लीड कौन करता है? उस संघा को लीड करते हैं इनके स्टूडेंट, हैं। इनके एक शिष्य हैं, वो इनके संघा को लीड करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इनको मोनाक्स बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स टर्म में यूज कर रहा हूँ, बट इसका असली टर्म जो यूज होगा वो मोनाक्स यूज होगा। तो ठीक है, मोनाक जो इनके होते हैं उनका नाम क्या है जी? तो उनका नाम है आर्यु सुधर्मन। क्या नाम है जी? आर्यु सुधर्मन। क्या नाम है जी? आर्यु सुधर्मन। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं इस नाम से, और कई बार बने भी हुए हैं। मैं आप लोगों को अपनी क्लास खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये चीजें स्पष्ट हो जाएं कि जो चीजें मैं करा रहा हूँ, उन चीजों को कराने का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो जो थे उनका नाम क्या था जी? आर्यु सुधर्मन। क्या नाम था जी? आर्यु सुधर्मन। माना जाता है कि जो आर्य सुधर्मन थे ना, इन्होंने बुद्धा जी के मतलब महावीर स्वामी जी के मृत्यु के 20 इयर्स महावीर स्वामी जी के मरने के मैं इसे लिख देता हूँ, नेक्स्ट 20 ईयर तक, इनके डेथ के नेक्स्ट 20 इयर्स तक इन्होंने संघा को लीड किया था। 20 इयर्स तक क्या किया था जी? इन्होंने संघा को लीड किया था। लीड द संघा। इन्होंने संघा को लीड किया था। किन्होंने लीड किया था जी? आयु सुधर्मन ने। किन्होंने? आयु सुधर्मन ने संघा को लीड किया था। कब तक लीड किया था जी? उनकी मृत्यु के बाद, उनके मृत्यु के मतलब 20 वर्ष तक, महात्मा महावीर जी की मृत्यु के 20 साल के बाद उनके संघा को किसने लीड किया था जी? तो याद रखिएगा, आर्यु सुधर्मन ने, ठीक है। अब हमारी बात निकलकर सामने आती है कि जब आयु सुधर्मन जी की मृत्यु हो गई, जब आर्य सुधर्मन जी की मृत्यु हो गई, तो इनके मृत्यु के पश्चात संघा को कौन लीड कर रहा है? संघा को कौन लीड करेगा? संघा का न्यू लीडर कौन होगा? ठीक है, तो संघा को लीड कौन कर रहा है जी? इस समय संघा को लीड करने की जिम्मेवारी उठाई है जम्बू ने। कौन जी? जम्बू। नाम याद रखिएगा, जम्बू।
क्या नाम है जी उनका? जम्बू नाम है, जम्बू नाम है। क्या नाम है जी? जम्बू। क्या नाम है? जम्बू। और जम्बू जी ने पता है कब तक ग्रुप को लीड किया था? जम्बू जी ने नेक्स्ट 44 ईयर्स तक, कितने ईयर्स तक जी? 44 ईयर्स तक ग्रुप को लीड किया। कितने ईयर्स तक? 44 ईयर्स तक ग्रुप को लीड किया। ग्रुप को मीन्स संघा को लीड किया था। किसको लीड किया था जी? संघा को लीड किया था, गण को लीड किया था, गण को लीड किया था। ठीक है जी, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए वर्धमान जी के थॉट कहाँ मिलते हैं? 14 पूर्व साहित्य में हमको उनके थॉट देखने के लिए मिलते हैं। और उनके थॉट जब हम 14 पूर्व साहित्य में देखते हैं तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब महावीर जी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उनके एक शिष्य हैं जिनका नाम है आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन जी ने 20 साल तक, उनकी मृत्यु के 20 साल तक, उनकी मृत्यु के 20 साल तक, 20 साल जब तक उनकी मृत्यु को नहीं हो जाते हैं, मीन्स जब वो 468 में जब उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद 20 साल तक वो क्या करते हैं? संघा को लीड करते हैं। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो संघा को लीड करने की जिम्मेवारी कौन उठाता है? तो संघा को लीड करने की जिम्मेवारी उठाते हैं जम्बू जी। जम्बू जी अब क्या करते हैं? जम्बू जी अब संघा को लीड कर रहे हैं। कितने साल तक लीड करते हैं जी? तो जम्बू जी संघा को 44 साल तक लीड करते हैं, यानी 44 ईयर्स तक लीड करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे मूव करते। देखिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ किसी भी चैप्टर को, लेकिन मैंने आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम का पहले ही बता दिया है कि मुझे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो आई होप आप लोग मेरी दिक्कतों को और प्रॉब्लमों को भी समझ रहे होंगे। ठीक है, बाकी हम अब डिस्कस करते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे थे जी? अब हमारी बात हो रही थी जम्बू जी के ऊपर। जम्बू जी के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो अब बात आ रही है कि जम्बू जी की डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ, अब इनके डेथ के बाद संघा को लीड करने की जिम्मेवारी कौन उठाएगा? इनके डेथ के बाद संभा को, जो संघा है उसको लीड कौन करेगा? तो उसको लीड करने का जो दायित्व उठाया वो उठाया संभुत। किसने उठाया जी? संभुत विजय। क्या नाम है जी इनका नाम है संभुत। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज किसी का भी नाम आप लोग स्किप मत कीजिएगा। आप लोग बहुत ध्यान से इन नामों को देखिएगा। संभुत विजय। क्या नाम है जी? संभुत विजय। देखिए पहली बार संभुत विजय को क्या माना गया? इनको प्रेसिडेंट माना गया संघा का। इनके टाइम में प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, आप लोग अध्यक्ष लिख लीजिएगा। हिंदी वाले लिख लीजिएगा अध्यक्ष, और इंग्लिश वाले भी अध्यक्ष ही लिखिएगा। प्रेसिडेंट मैंने लिखा है बट आप लोग प्लीज अध्यक्ष लिखिएगा। यहाँ पे अध्यक्ष टर्म यूज होता है, टेक्निकल टर्म। प्रेसिडेंट आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो पहली बार क्या इनको संघा का प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया। वैसे तो एक जो पहले थे उनके टर्म के आगे प्रेसिडेंट का यूज नहीं होता था। और उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद इनके एक कंटेम्प्रेरी भी बनाए जाते हैं। मीन्स इनके बाद अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनके बाद संघा को कौन लीड करेगा? इनके बाद संघा को कौन लीड करेगा? इनके एक कंटेम्प्रेट बनाए जाते हैं। नहीं, सॉरी सारी टर्म थोड़ी सी गड़बड़ हुई है यहाँ पे। देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि इनको बनाया गया था। उसके बाद ये जो संबुद्ध विजय है ना, ये संबुद्ध विजय किसके कंटेम्परेरी माने जाते हैं? किसके कंटेम्परेरी माने जाते हैं? ये किसके कंटेम्परेरी माने जाते हैं? तो ये कंटेम्परेरी माने जाते हैं जी, ये कंटेम्परेरी माने जाते हैं। कंटेम्परेरी पता है किसके माने जाते हैं? ये माने जाते हैं धनानंद के। आप लोगों ने धनानंद का नाम सुना है? बिल्कुल सही, जो आप सोच रहे हैं वही धनानंद है। तो ये किसके टेम्परेट माने जाते हैं? किसके समकालीन माने जाते हैं? किसके समकालीन माने जाते हैं? ये किसके समकालीन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं जी धनानंद के समकालीन। किसके समकालीन माने जाते हैं? धनानंद के समकालीन माने जाते हैं। कौन माना जाता है जी? संभुत विजय। ठीक है, संभुत विजय कौन थे? संभुत विजय वो थे जिन्होंने जम्बू जी के बाद संघा को लीड करने की जिम्मेवारी उठाई थी। ठीक है, संघा को लीड करने की जिम्मेवारी किसने उठाई थी जी? संभुत विजय जी ने। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मेरे पास देखिए, आप लोग वीडियो स्लो कर लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आज। ठीक है,
तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में हो गया। आई होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छी तरह मैं समझाने में सफल रहा हूँगा। तो हमने किसकी किसकी बात कर लीजिए आपके सामने, हमारी किसकी किसकी बात हम लोगों ने की। पहली बात हम लोगों की किसकी हुई जी, आयुष सुधर्मन जी के ऊपर। किसके ऊपर हमने बात की जी, पहली बात हम लोगों की कंप्लीट होती है आयुष सुधर्मन। दूसरा किसके ऊपर कंप्लीट होती है जी हमारी बात, जम्मू जी के ऊपर। तीसरी बात हमारी किसके ऊपर कंप्लीट होती है जी, तीसरी बात हमारी कंप्लीट होती है किसके ऊपर कंप्लीट होती है, संबुद्ध विजय के ऊपर। संबुद्ध विजय के ऊपर हमारी बात कंप्लीट होती है। अब हम जब संबुद्ध विजय के ऊपर अपनी बात को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चरित्र की तरफ मूव कर रहे हैं, चित्र की तरफ मूव कर रहे हैं, जिनका नाम है जी आचार्य भद्रबाहु। नाम याद रखिएगा, नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दीजिए, 5 डाल दीजिए, 4 जो आपको सुनिश्चित लगे, क्योंकि चौथा नंबर है ना ये। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए आचार्य, क्या डालेंगे जी, नाम लिखेंगे आचार्य भद्रबाहु, आचार्य भद्रा बाहु। क्या लिखेंगे जी, आचार्य भद्रबाहु। नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आचार्य भद्रबाहु के ऊपर अब हमारी बात हो रही है। तो आचार्य भद्रबाहु क्या है जी, जो आचार्य भद्रबाहु है ना, वो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, वो जैनिज्म के फॉलोअर हैं, और जैनिज्म में एक मॉन्क्स है। और इन्होंने क्या लिखा, पहली बार क्या हुआ है, पहली बार जैनिज्म में कोई बुक लिखी जाती है, पहली बार जैनिज्म के ऊपर कोई बुक लिखी जाती है। इन्होंने एक बुक लिखी, रोट अ बुक। उन्होंने एक बुक लिखी, रोट बुक। उन्होंने बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या था जी, उस बुक का नाम था कपिल सूत्रा। क्या नाम था जी, कपिल सूत्रा। क्या नाम था जी, कल्प सूत्र। क्या नाम है जी, कल्प सूत्र। क्या नाम है, कल्प सूत्र। क्या नाम है, कल्प सूत्र। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल्प सूत्र उसका नाम है। बेसिकली इस कल्प सूत्रा के अंदर क्या बात की गई है, इसके अंदर बात की गई है कल्प सूत्रा के अंदर सबसे पहले क्या बात की गई है, जैन के चरित्र की, जैन चरित्र। क्या बात की गई है जी, जैन के चरित्र की। जैन कौन, महावीर स्वामी जी के चरित्र की बात की गई है। उसके बाद किसकी बात की गई है जी, उसके बाद बात की गई है धरातली की। किसकी बात की गई है जी, धरातली। किसकी बात की गई है, धरातली। और धरातली के बाद किसकी बात की गई है जी, समाचार। किसकी बात की गई है, समाचार। धरातली और समाचार के बारे में बात की गई है, ठीक है। धरातली का मतलब वो होता है कि जो इसके प्रेसिडेंट वगैरह बने थे उनके बारे में, और समाचार का मतलब वो होता है कि रिलीजन के अंदर रेगुलेशंस और संज्ञा से रिलेटेड। हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम आते हैं जैनिज्म चरित्र के ऊपर। तो जैनिज्म चरित्र क्या बात करता है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन देता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यह हमको इन्फॉर्मेशन देता है। एक मिनट में बड़ा लिखता हूँ, आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरह क्लियर होगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये हमको इंफॉर्मेशन देता है, क्या देता है जी, इंफॉर्मेशन क्या देता है, 1 to 24। क्या देता है जी, 1 to 24 तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म। क्या देता है जी, ये हमको इंफॉर्मेशन देता है 1 to 24 तीर्थंकर जैनिज्म्स के बारे में, कि जैनिज्म के अंदर जो 1 से 24 तक तीर्थंकर बने थे उनके बारे में हमको जानकारी देता है। उसके बाद हम लोग आते हैं किसकी तरफ जी, अब हम लोग आते हैं धरातली के ऊपर। धरातली में हमको क्या पता लगता है, ऑल प्रेसिडेंट हु लीड्स द संघ। अब इसके अंदर किसकी बात की गई है, ऑल प्रेसिडेंट्स की, और सारे अध्यक्षों की बात की गई है। ऑल प्रेसिडेंट हु लीड द संघा, जिन्होंने संघा को लीड किया था, जिन्होंने गण को लीड किया था, उनकी बात की गई है किसमें, धरातली में। उसके बाद जब हम समाचार की तरफ बढ़ते हैं, जब हम समाचारी की तरफ बढ़ते हैं, समाचारी की तरफ बढ़ते हैं, समाचारी की तरफ बढ़ते हैं, जब हम समाचारी की तरफ बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं जी, जब हम समाचारी की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि समाचारी के अंदर ऑल रूल एंड रेगुलेशन, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो माफ कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा। रिलेटेड क्या हो गया, रूल एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू संघा।
यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे उन रूल और रेगुलेशन की बात की गई है जिनका संबंध किससे है जी, जिनका संबंध संघ के साथ है। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे उस रूल और रेगुलेशन की बात की गई है जिसका जिसका संबंध किसके साथ है, संघ के साथ है, जिसका संबंध किसके साथ है, संघ के साथ है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक जो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थॉट कि आप लोगों को यहाँ तक वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि देखिए ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है जैनिज्म का। इस चीज़ को कोई डील नहीं करता है जल्दी, कोई डील नहीं करता है जल्दी, क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये बहुत उलझा हुआ टर्म है, बहुत उलझा हुआ टर्म है, और इसको समझने के लिए और इसको समझाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो मेरा काम है आप लोगों को समझाना, क्योंकि आपके भाई ने जितना पढ़ा है, आपके भाई को जितनी समझ है, उतना मैं आप लोगों के पास तक ले आने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी कोशिश में पूरा लगा हूँ, और मैं आई होप कि आप लोग, जितने लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी भाइयों का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक भी फॉलोअर्स नहीं थे, बट आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की प्यार की वजह से नाउ अभी अभी रिसेंटली मेरे यूट्यूब पे 10 फॉलोअर्स हुए हैं। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि देखिए, जब मैंने जीरो से स्टार्ट किया था तो अब मैं यहां तक आया हूं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ठीक है, तो देखिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं, अब आगे की तरफ मूव करके हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए, मैंने आप लोगों से आचार्य भद्रबाहु के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो आचार्य भद्रबाहु ने एक किताब लिखी, उस किताब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद आचार्य भद्रबाहु के बारे में हम लोग और भी जानने की कोशिश करेंगे। जो आचार्य भद्रबाहु थे ना, जो आचार्य भद्रबाहु थे ना, आचार्य भद्रबाहु एक व्यक्ति से मिलने जाते। किससे मिलने जाते हैं जी? किंग से मिलने जाते। कौन है वो किंग? वो किंग है जी चंद्रगुप्त मौर्य। किससे मिलते हैं आचार्य भद्रबाहु? आचार्य भद्रबाहु मिलते हैं किंग चंद्रगुप्त मौर्य से। जब ये चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य इनके बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। कहाँ पे जाते हैं ये? तो ये बेसिकली कहाँ पे जाते हैं? जो है भद्रबाहु हैं, ये एक जगह पे जाते हैं। उस जगह का नाम है मगधा। क्या नाम है जी? मगधा बोलते हैं ना हम लोग। मगध का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आप लोगों को जब 16 महाजनपद बताऊंगा तो उसके अंदर जरूर मैं मगधा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मगध में जाते हैं तो मगध का राजा कौन है जी? मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं, काफी देर तक इनकी बहुत बात होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य इनसे बहुत से सवाल पूछते हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत से सवालों का जवाब देते हैं। बहुत सी चीजें चंद्रगुप्त मौर्य को समझाने की कोशिश करते हैं और बहुत सी चीजें वो समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, इन्होंने क्या है, जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। किसको एक्सेप्ट कर लिया है जी? इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है जैनिज्म को। किसको एक्सेप्ट कर लिया है? इन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया है। जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जब इन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैनिज्म को एक्सेप्ट किया, तो ये किसकी सहायता से किया? ये आचार्य भद्रबाहु की सहायता से इन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक की टर्म आप लोगों को समझ आ रही है? आ रही है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। बहुत ही ईजी वे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। मैं इसको रेस कर सकता हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार और। आप लोग लास्ट टाइम इसको देख लीजिए, उसके बाद हम इसको रेस करेंगे, और रेस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर की तरफ, क्योंकि हमको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कंप्लीट करना। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग रेस कर लेते हैं, और रेस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके ऊपर? डिस्कस कर रहे हैं आर्य सुधर्मण के ऊपर। तो मैं यहाँ तक रेस कर रहा हूँ बस, बाकी आगे का मैं आप लोगों को आर्य सुधर्मण तक का नाम छोड़ देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये डिस्कशन चल किसके ऊपर रही है। ठीक है ना, ये डिस्कशन चल किसके ऊपर रही है। तो आर्य सुधर्मण जी के द्वारा क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि ये जो नॉर्थ का एरिया है ना, जो नॉर्थ इंडिया का एरिया है ना,
चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक चीज होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो नॉर्थ इंडिया का भाग है ना, वहाँ पे ड्रॉट पड़ता है। ड्रॉट समझते हैं ना आप लोग, ड्रॉट समझते हैं ना, सूखा पड़ना। वहाँ पे बहुत ही भयंकर ड्रॉट पड़ता है, बहुत ही भयंकर ड्रॉट यानी सूखा पड़ता है, सूखा पड़ता है। और उस सूखे की वजह से ना कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई लोगों की क्या हो जाती है जी, मृत्यु हो जाती है, कई लोग मर जाते हैं। जब कई लोग मर जाते हैं ना, जब कई लोग मर जाते हैं तो उस मृत्यु, उस सूखा पड़ने का जिम्मेवार पता है वो किस, चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि सूखा पड़ने का जिम्मेवार मैं हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि सूखा, ये जो सूखा पड़ा ना, ये जो सूखा पड़ा ना, इसका जिम्मेवार और कोई नहीं है, इसका जिम्मेवार मैं हूँ। इसका जिम्मेवार कौन है जी, इसका जिम्मेवार मैं हूँ। देखो भैया, देखो भैया, मैं आप लोगों को एगो बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे, ठीक है जी। तो पढ़ने में पूरा पूरा अपना फोकस और पूरा पूरा अपना ध्यान दीजिए, अपना ध्यान और अपना दिमाग और अपनी बुद्धि को खोल कर इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर मैं अपने अपने पास से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग अपने एफर्ट लगा के इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। क्या समझते हैं जी, रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। जो भी घटना हुई है उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने ऊपर लेते हैं। क्या करते हैं जी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते, कहते हैं जो भी चीजें हुई ना, ये जो सूखा पड़ा ना, इसका जिम्मेवार मैं हूँ। इसके बाद क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्र जो जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, जो चंद्र मौर्य हैं, वो क्या करते हैं, अब चंद्र मौर्य क्या कर रहे हैं देखिए। अब वो क्या कर रहे हैं, वो साउथ इंडिया की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं जी, अब वो पहुंच रहे हैं किधर, साउथ इंडिया की तरफ। अब वो साउथ इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं। और इनके साथ कौन है, इनके साथ कौन है इस समय, इनके साथ है भद्रबाहु। और साउथ इंडिया में वो कहाँ जाते हैं, साउथ इंडिया में एक जगह है, एक जगह है जिसको श्रवण बेलगोला के नाम से जाना जाता है, जिसको श्रवण, जिसको क्या बोला जाता है जी, श्रवण, क्या बोला जाता है, श्रवण, श्रवण, श्रवण बेल गोला, क्या बोला जाता है, श्रवण बेल, श्रवण बेल, बेल गोला, श्रवण बेल गोला के नाम से इस जगह को जाना जाता है। श्रवण बेल गोला के नाम से इस जगह को जाना जाता है। इसी जगह पर एक पर्वत पाया जाता है जिसे चंद्रगिरी, चंद्रगिरी पर्वत, चंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चंद्रगिरी पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होता है, ये वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद ये क्या करते हैं, संकलना करते हैं। क्या करते हैं, संकलना करते हैं। जब ये चंद्रगिरी पर्वत पे जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर एक सल्कना करते हैं, एक क्या करते हैं, सल सलेखना, यहाँ पर एक क्रिया करते हैं, एक क्रिया करते हैं जिसका नाम है सलेखना। सलेखना मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, काया, काया क्लेश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सलेखना बेसिकली एक क्रिया है जिस क्रिया के अंदर मनुष्य क्या करता है, अपने भोजन को, अपने अपने लाइफ स्टाइल को त्याग देता है और क्या करता है, धीरे धीरे अपने शरीर को दुख देकर, धीरे धीरे अपने शरीर को तकलीफ देकर अपने आप को खत्म कर लेता है, अपने आप को फिनिश कर लेता है, अपना एंड कर लेता है। इसी को क्या बोलते हैं, सलेखना, और इसी को काया क्लेश भी बोलते हैं। देखिए, काया मतलब शरीर और क्लेश मतलब नाश, ठीक है। तो मतलब अपने शरीर का नाश करना, अपने शरीर को दुख देकर, पीड़ा देते हुए उसको खत्म करना, खत्म करना, इसी को क्या बोला जाता है, इसको संलेखना और काया क्लेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए, अब बात हो रही है, ये बात हो, जब इन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो जब उन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया तो क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया के अंदर एक ड्रॉट पड़ता है, सूखा पड़ता है। और उस सूखे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना चंद्रगुप्त मौर्य अपने ऊपर ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सूखा पड़ा है ना, इसका जिम्मेवार कोई और नहीं, इसका जिम्मेवार मैं हूँ, इसका जिम्मेवार कोई और नहीं, इसका जिम्मेवार मैं हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं ही इसका जिम्मेवार हूँ, मेरी वजह से ही ये सूखा हुआ है या सूखा पड़ा है। और जितने लोगों की मृत्यु हुई है ना, इसका जिम्मेवार अगर कोई है तो वो मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद चंद्र मौर्य क्या करते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जी क्या करते हैं, उसके बाद देखिए वो क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना, तो वो क्या, नॉर्थ इंडिया से हटकर अब वो
किधर मूव कर रहे हैं, वो साउथ इंडिया मूव कर रहे हैं। साउथ इंडिया मूव क्यों कर रहे हैं, अब मैं इसके रीज़न मैं आपको बताऊंगा। और साउथ इंडिया में वो कहाँ जाते हैं, वो श्रवण बेलगोला नाम की एक जगह पर जाते हैं, और श्रवण बेलगोला के अंदर जाके वो एक संलेखना नाम की प्रक्रिया करते हैं। संलेखना का मतलब होता है काया क्लेश, संलेखना का मतलब होता है काया क्लेश, काया क्लेश का मतलब होता है अपने शरीर को दुख देते हुए, पीड़ा देते हुए खत्म कर देना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दुख देते हुए, पीड़ा देते हुए अपने आप के अपने शरीर को खत्म कर लेते हैं। और जहाँ पे वो अपने शरीर को खत्म करते हैं ना, उसी जगह को चंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, क्योंकि यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए इसको चंद्रगिरी पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट होंगी, बहुत ही अच्छी तरह समझ आई होंगी, ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने कर्नाटका ही क्यों चूज किया। अब बात निकल कर ये सामने आती है कि उन्होंने कर्नाटका ही क्यों चूज किया। तो आप लोग देखेंगे कि उन्होंने कर्नाटका क्यों चूज किया, तो आप लोगों को पता लगेगा कि कर्नाटका चूज करने के पीछे क्या था, कि जो बुद्धिज्म था ना, वो नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था। जो जैनिज्म था ना, वो नॉर्थ इंडिया में तो फैला हुआ था, लेकिन क्या था कि वो जो जैनिज्म था ना, वो साउथ इंडिया में नहीं फैला था। वो साउथ इंडिया में नहीं फैला था, कहाँ था, वो नॉर्थ इंडिया में तो जैनिज्म फैला हुआ था। इधर नॉर्थ इंडिया के अंदर जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट था ना, नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में तो जैनिज्म के बारे में लोग जानते थे, जैनिज्म के बारे में तो लोग जानते थे। लेकिन ये जो साउथ इंडिया वाला पार्ट था ना, साउथ इंडिया वाले पार्ट में जैनिज्म के बारे में लोग नहीं जानते थे। यहाँ पर लोग बुद्धिज्म के बारे में जानते थे, पर जैनिज्म के बारे में नहीं जानते थे। तो जो आयु सुधर्मण थे ना, जो आचार्य आयु सुधर्मण थे, जो आचार्य आयु सुधर्मण थे ना, नहीं सॉरी, वो आयु सुधर्मण नहीं है, वो भद्रबाहु है, ठीक है ना जी। याद रखिएगा, मैं भी थोड़ा सा मिस्टेक कर जा रहा हूँ। जो आचार्य भद्रबाहु थे ना, ये चूज करते हैं साउथ को, ये साउथ को चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं, ताकि ये साउथ में प्रचार कर सकें, ये साउथ में जैनिज्म का सपरेशन कर सकें, सेपरेट कर सकें, जैनिज्म को सेपरेट कर सकें। आखिर जैनिज्म को यहाँ सेपरेट क्यों करना चाहते हैं और कैसे करेंगे सेपरेट, ये देखिए कि जब कोई राजा है ना, अगर आप राजा हो, अगर आप किसी राज्य के राजा हो ना, तो जब आप अपने एरिया से निकल कर किसी और एरिया में जाओगे ना, तो उस एरिया के लोग आपके विचारों को जानने के लिए इच्छुक होंगे कि किसी राज्य का राजा किस प्रकार नॉर्थ को छोड़कर साउथ में आ रहे हैं, और साउथ में आकर किस प्रकार वो जैनिज्म का प्रचार करें। इससे लोग बहुत प्रभावित होंगे। तो इससे क्या होता है, जैनिज्म में जो साउथ साइड है, वहाँ पर जैनिज्म बहुत ज़्यादा रीति में फैलने लगता है, ठीक है। तो जैनिज्म वो बहुत ज़्यादा रीति में फैलने लगता है। तो जो आयु सुधर्मण जी है ना, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इनको दक्षिणी जैनी के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी जैनी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इनको दक्षिणी जैनी कहा जाता है, दक्षिणी जैनी इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वजह से क्या हुआ था, दक्षिण में जैनिज्म का प्रचार हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक और बात याद रखिएगा कि जो मौर्य थे ना, जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनकी सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है, तो ऑलमोस्ट जो वो थी ना, ऑलमोस्ट जो उनकी सीमा थी वो कहाँ तक थी, वो थी जी बादेर 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 कर्नाटका तक, बादेर कर्नाटका तक उनकी सीमा को माना जाता है, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा जो लेक्चर है, इसको हम यहीं पर छोड़ रहे हैं, इसके बाद हमारा बस लास्ट लेक्चर लगेगा, और लास्ट लेक्चर के बाद फाइनली हम लोग अपना जैनिज्म कंप्लीट कर लेंगे। और जब हम अपने जैनिज्म को कंप्लीट कर लेंगे, तो अब हम लोग कहाँ बढ़ने की कोशिश करेंगे जी, तो अब हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे वैदिक सभ्यता की तरफ बढ़ने की, और वैदिक सभ्यता को जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, आप लोग अपना सुझाव कमेंट में बताइएगा। और अगर मुझे कोई आप आइडिया वगैरह शेयर करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। आप लोग ड्रॉप करेंगे तभी मैं आप लोगों के सुझाव और आप लोगों के बातों को जान पाऊंगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए, और अभी तक इसको समझने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट
चैप्टर नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और इस पार्ट लास्ट पार्ट होगा हमारा, और इस पार्ट के बाद हमारा जैनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। जैनिज्म के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी, अब हम लोग विचारों के ऊपर हैं और कुछ पुस्तकों को देखेंगे और हमारा जैनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।